हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक है इंडियन हिस्ट्री की, उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं एकदम बिल्कुल नए तरीके से। इसमें आपको चैप्टर की समरी और जितने एमसीक्यू दे रखे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर ये पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है। अभी तक 11 चैप्टर इसमें कवर अप हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 रह गया था, सो इसको आज हम इस वाले वीडियो के माध्यम से कवर अप करेंगे। हर एक वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से घटना चक्र तो मस्ट है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और इतना करने के बाद आप समझिए कि मतलब तकरीबन 80% सिलेबस आपका कवर अप हो जाता है। ठीक है। सो इसको आप लोग जरूर फॉलो करें और वीडियो को पूरा देखें। कोई भी समस्या परेशानी हो तो जरूर बताएं। बाकी ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो पीडीएफ है इसको आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से घटनाक्रम और कौन कौन सी जो तिथि थी, उस तिथि पे वो घटनाक्रम हुए। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप देखोगे तो कई बार होता है कि जो इवेंट्स होते हैं उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आता है। कई बार स्पेसिफिक डेट्स आपसे पूछी जाती हैं। उन सबको कवर अप करने के लिए एक बहुत सही तरीका यही है कि एक पूरी आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए जिसमें एकदम क्लियरली मेंशन हो। तो एटलीस्ट ये तो आपके दिमाग में रहे, तो आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने वाले जितने क्वेश्चन है उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये कब हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761, इसमें ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इलाहाबाद की पहली ट्रीटी और दूसरी ट्रीटी दोनों के बीच में मात्र 4 दिन का डिफरेंस था। अभी आप आगे जानोगे कि पहली जो इलाहाबाद की संधि हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी और सेकंड किस किस के बीच में हुई थी। बट यहाँ पर हम सबसे पहले तिथि देख लेते हैं, उसके बाद आगे पूरा जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसको भी देखेंगे। पहली ट्रीटी जो हुई वो आपकी 12 अगस्त 1765 में और दूसरी हुई 16 अगस्त 1765 में। सालबाई की संधि की बात करें, ये है आपकी 1782 की। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें पंजाब राज्य की, टू द स्पेसिफिक कौन कौन सी जो इवेंट्स है, कौन कौन सी डेट्स है जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर अप करते हैं। ये सारी चीजें घटना चक्र की बुक के अंदर मेंशन है, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आप लोग घटना चक्र को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहो तो आप समझो कि ये जो पीडीएफ देख रहे हो मात्र 2.5 पन्ने का पीडीएफ है। लेकिन अगर बुक में देखोगे तो तकरीबन ये 12-13 पन्ने आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आप ये सारा जो कंटेंट है उसको कवर अप कर पाएंगे। चलिए पंजाब की बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें कि अहमद शाह अब्दाली की मौत कब हुई। तो ये हुई आपकी 1773 में। अब इसकी मौत का क्या रीजन है, क्यों इसको यहाँ पर रखा गया, ये भी हम आगे चल के देखते हैं अभी। अब यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, 13 नवंबर 1780 में। ठीक है। इसके बाद रणजीत सिंह का विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, यहाँ पर ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि इनको क्रम से अरेंज करिए जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने कौन कौन से क्षेत्र थे उन पर कब कब अधिकार किया। लाहौर की बात करें 1799 में। अमृतसर की बात करें, जो इन्होंने भिंगी मिस्र से छीना था वो 1805 में छीना था। फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला की बात करें तो 1808 में। मुल्तान की बात करें तो इसमें 1818 में इन्होंने अधिकार किया। कश्मीर की बात करें 1819, पेशावर की बात करें तो 1834। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है आपको क्रोनोलॉजिकली पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं एग्जामिनेशन में। अच्छा, महाराजा दिलीप सिंह की बात करें तो इनका टेन्योर या फिर इनका जो शासनकाल था ये कब से कब तक रहा। तो 1843 में ये शासन में आए और 49 तक ये शासन में रहे। उसके बाद फाइनली ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो गया था पंजाब। अच्छा, पहले एंग्लो सिख वॉर की बात करें तो ये 1845 से 46 के बीच में चला। लाहौर की संधि के साथ ये फिनिश हुआ 1846 में। भैरोवाल की संधि की बात करें दिसंबर 1846 में ये हुई है। इसके बाद महाराजा दिलीप सिंह की डेथ कब हुई, तो 22 या फिर 23 अक्टूबर, ये एकदम कंफर्म नहीं है, बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि 22 या फिर 23 अक्टूबर 1893 में इनकी डेथ हुई। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करें 1848-49 में ये हुआ। चिलियावाला का जो वॉर हुआ ये आपका 13 जनवरी 1849 में हुआ, 13 जनवरी 1849। इसके बाद मैसूर राज्य की बात करते हैं कि मैसूर में कौन कौन से इवेंट रहे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं।
सबसे पहला कि हैदर अली इन्होंने डिंडुगुल पर कब्जा कब किया था, तो ये करा था इन्हें 1755 में। पहला एंग्लो मैसूर वॉर ये कब हुआ आपका, 1767 में ये स्टार्ट हुआ और 69 में ये चला, और इसमें मैसूर राज्य ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से पछाड़ा, बुरी तरीके से हराया, और यहाँ पर हैदर अली की जो युद्ध नीति थी वो एकदम मतलब मार्वलस थी। उसमें अंग्रेज पूरी तरीके से चारों खाने चित्त हो चुके थे, ठीक है। और यहाँ पर मैसूर जो था उसने जीत दर्ज की थी। मद्रास की संधि की बात करें, 4 अप्रैल 1769 में हुई, 1769 में। इसमें बहुत सारी चीजें जो थी मैसूर की मानी गई, हैदर अली की मानी गई, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में जीत दर्ज की थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें, 1780 में ये स्टार्ट हुआ और 84 तक चला। पोर्टोनोवा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। 1 जुलाई 1781। हैदर अली की डेथ की बात करें, दिसंबर 1782 में होती है। मंगलौर की संधि की बात करें, 1784। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें, 1790 में स्टार्ट हुआ और 92 तक ये चला। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें, मार्च 1792 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो 1799 में ये हुआ। चलिए, इसके बाद अब जो है यहाँ पर सबसे पहले हम पंजाब राज्य से स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें इसके बारे में जानेंगे। पंजाब की बात करें तो प्रारंभ में अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का ये भाग था। अभी आपने देखा होगा, ऊपर हमने बात करी थी कि अहमद शाह अब्दाली जो थे इनकी डेथ कब हुई थी। सो इनको इसीलिए इसके अंदर इंक्लूड करा गया था पंजाब के अंदर, क्योंकि इन मतलब पहले जो था पंजाब इन्हीं के साम्राज्य का एक पार्ट था। इसके बाद 1773 की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली की जब मौत हो गई तो सिख मिसल जो थी वो उन्होंने जो था कुछ भागों, अगर हम कुछ इलाकों की बात करें तो उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इसमें मुल्तान, कश्मीर, इनको मतलब इन पे अधिकार ये नहीं कर पाए थे जो सिख मिसलें थी, लेकिन काफी सारे एरिया ऐसे थे जिस पर अहमद शाह अब्दाली की मौत के बाद सिख मिसलों ने अधिकार कर लिया था। 1800 ईस्वी की बात करें, शाह शुजा, ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। ये काबुल की गद्दी पर बैठा, लेकिन वही चीज की डिस्प्यूट तो हर जगह होते हैं और गद्दी को लेके तो हमेशा लड़ाई हुई है। तो इनका एक भाई था, उसका नाम था शाह महमूद। ये इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, ये चाहता था कि इसको गद्दी से कैसे भी करके हटा दिया जाए, और इसके लिए इसने जो था सपोर्ट ली फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की। इनको बरकजई सरदारों के नाम से भी जाना जाता है। सो शाह शुजा ये गद्दी पर बैठा, अब इसके अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ, शाह महमूद, जो कि इसका भाई था, और ये चाहता था कि हम गद्दी पे बैठे, और फाइनली जो है 1809 में इसने शाह शुजा को गद्दी से हटा दिया। अब जब गद्दी से ये हटा शाह शुजा, तो इसको भैया सपोर्ट चाहिए था। तब ये जो था रणजीत सिंह के पास आया और उनसे मदद मांगी, और मदद मांगने के बदले में कोहिनूर हीरा जो था वो रणजीत सिंह को इसने दिया। अब यहां से हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। सबसे पहले इनका जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ। इनके जो फादर थे उनका नाम था महासिंह। कौन सी मिस्ल थी, तो सूकर चकिया मिस्ल के ये थे महाराजा रणजीत सिंह। और जब ये 12 साल के थे तभी इनके फादर की डेथ हो जाती है। अब इतनी कम उम्र में शासन को संभालना ये इम्पॉसिबल था, बट इनको मतलब गद्दी पे इन्हीं को बिठाया गया, और इनको सपोर्ट करने के लिए, पीछे से शासन को चलाने के लिए एक प्रति शासन परिषद इसको बनाया गया, जो कि 1792 से 97 तक रही। और इस परिषद में जो सदस्य थे वो इनकी मदर थी, इनकी सास थी, एक दीवान थे जिनका नाम था लखपत राय। तो ये 3 लोग पर्दे के पीछे से पूरा शासन जो था वो संभाल रहे थे, और फेस जो था वो महाराजा रणजीत सिंह का था। और ये चीज 1792 में स्टार्ट हुई और 97 में खत्म हो गई। 97 के बाद ये पूरी तरीके से शासन को संभालने लगे थे, ठीक है। तब ये तकरीबन 17 वर्ष के आसपास के थे। 1797 में इन्होंने पूरी तरीके से शासन को अपने हाथ में ले लिया महाराजा रणजीत सिंह ने। अच्छा, इनके लड़के की बात करें, उसका नाम था खड़क सिंह। अब वही चीज है, वो एक आपने कहावत सुनी होगी कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो इनका जो लड़का था ये अफीम खाने का आदत, मतलब अफीमची था एक तरीके से कहिए, ये अफीम खाने का आदत इसको था, और इसी वजह से क्या शासन संभालेगा जब ये अफीम इतना ज्यादा खाता था। तो इसके टाइम पर दो जो विरोधी दल थे, दरबार मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। उसमें 2 विरोधी दल, एक थे आपके संगवालिया सरदार और दूसरे थे आपके डोगरा बंधु। ये अलग अलग 2 गुटों में बट गए, और ये चाहते थे कि भैया कैसे भी करके जो है सत्ता पर काबिज हुआ जाए और खड़क सिंह को उखाड़ फेंका जाए।
अब इसमें संगवालिया सरदारों में चैत सिंह, अतर सिंह, लहन सिंह और अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन था? ये भतीजा था रणजीत सिंह का, ठीक है। तो ये एक ग्रुप था दरबार में। दूसरा था आपका डोगरा बंधुओं का, जिसमें आपके ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह थे। इसमें ये डिवाइड हो गया। और राज्य में ऑब्वियस सी बात है, जब राजा अफीमची होगा तो राज्य का क्या ही कुछ होगा, तो अराजकता का माहौल तो फैलना ही था। अच्छा, रणजीत सिंह की राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी थी लाहौर, लेकिन ये एक पॉलिटिकल राजधानी थी। वहीं जो रिलीजियस कैपिटल इन्होंने अपनी बनाया, वो किसको बनाया? अमृतसर को। राजा की उपाधि इनको किसने दी? वो थी जमान शाह, ठीक है। राजा रणजीत सिंह, तो राजा की उपाधि किससे मिली इनको? जमान सिंह से। इसके बाद कोहिनूर हीरा, ये किसने इनको दिया? तो अभी हमने देखा कि शाह शुजा ने दिया था, जो कि एक अफगान अमीर था। इसके बाद रणजीत सिंह, इनके राज्य में कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग थी, और किसी को भी बख्शा नहीं जाता था, वो किसी भी ओहदे पे हो। अगर उसने कोई गलत काम कराए तो उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की ही जाएगी। राज्य की जो सर्वोच्च अदालत थी उसका नाम था अदालत आला। और ये अदालत आला की लोकेशन कहाँ थी, कहाँ पर ये मतलब स्टेब्लिश थी? तो वो था आपका लाहौर। और इसके जो प्रधान न्यायाधीश थे वो खुद रणजीत सिंह थे। आगे बात करते हैं कि रणजीत सिंह को कैसे लाहौर पर अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। अभी हमने देखा था कि अहमद शाह अब्दाली का पूरा कब्जा था, उसके बाद सिख मिसले थी जिन्होंने रणजीत उसके अहमद शाह अब्दाली की डेथ के बाद धीरे धीरे अलग अलग इलाकों पर कब्जा किया। तो वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम बेसिक चीज की बात करें कि रणजीत सिंह आखिर लाहौर पर कैसे काबिज हुए। तो 1798 में अगर हम बात करें तो जमान शाह ये अफगानिस्तान का शासक था और इसने पंजाब पर हमला किया। डेट को यहाँ पर याद रखिएगा, 1798 में। जब ये वापस जा रहा था तो इसकी तोपें जो थी वो चिनाब रिवर में गिर गई। इस रिवर का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। रणजीत सिंह ने क्या करा कि उन तोपों को निकलवा कर वापस उसके पास पहुंचवा दिया। और इस सेवा के बदले ही जमान शाह ने बोला कि चलो ठीक है यार, तुम एक काम करो, लाहौर पर अब तुम अपना शासन जो है काबिज कर सकते हो, तुम लाहौर को संभालो और मेरे अंडर ही काम करोगे, ठीक है। 1799 की बात करें तो रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी कैपिटल बना लिया। जमान शाह, उसने जो था इनको राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। इसके बाद बात करें कि रणजीत सिंह का विभिन्न जो क्षेत्र थे उस पर कब्जा, इसको अभी हमने देखा भी था। 1799 में इन्होंने लाहौर पर कब्जा किया। 1805 में अमृतसर को छीना इन्होंने किससे? भिंगी मिसल से। 1808 में फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर कब्जा किया। 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि कश्मीर को कौन से ईयर में रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य में मिलाया, तो आपको याद रखना है 1819, ठीक है। इसके बाद अमृतसर की ट्रीटी की बात करें तो 25 अप्रैल 1809 में ये संधि होती है और इसमें एक चीज स्पेसिफिकली कही गई कि रणजीत सिंह सतलज नदी जो थी उसके पार साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि वेस्ट में ये जा सकते हैं, कितना भी चाहे साम्राज्य को अपने विस्तृत कर सकते हैं। अगर आप देखोगे ये इस तरीके से, यहाँ पर इनका साम्राज्य था और इधर सतलज नदी थी, तो इसके पार ये नहीं करेंगे, मतलब इधर नहीं बढ़ेंगे। वेस्ट में कितना भी चाहे अपना साम्राज्य को आगे ये बढ़ा सकते हैं। ये चीज इसके अंदर मेंशन थी इस संधि में। इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो रहे आपके महाराजा दिलीप सिंह, 1843 से लेके 1849 तक ये शासन में रहे और ये जो थे ये सिख साम्राज्य के आखिरी शासक थे। इसके बाद सिख एम्पायर जो था वो आपका किसमें मिल गया? ब्रिटिश एम्पायर में। इन्होंने सिख धर्म को छोड़कर फाइनली किसको अपनाया था? ईसाई धर्म को। रूस में भी ये गए थे, रूस की भी इन्होंने यात्रा करी थी। इनके अगर निधन की बात करें तो पेरिस में इनकी डेथ हुई थी, फ्रांस में, 22 या फिर 23 अक्टूबर 1893 में। और इनकी अंत्येष्टि कहां पर हुई? इंग्लैंड में, ठीक है। तो फ्रांस में इनकी डेथ हुई और अंत्येष्टि कहां पर हुई? इंग्लैंड में। पंजाब राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय इन्हीं के टाइम पर हुआ, जब इनका मतलब 1849 में। और 1849 में जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर था उसके एंड के साथ ही पंजाब जो था वो सिख एम्पायर में मिल गया। उसके बाद जो थे दिलीप सिंह को पेंशन देकर, अंग्रेजों ने कहा कि तुम पेंशन देकर रहो, अपना पेंशन लेते रहो, ब्रिटेन में रहो आराम से, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेंगे पूरा जो पंजाब एम्पायर था उसको मिला लिया गया किसमें? अंग्रेजों के पूरे साम्राज्य में। इसके बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर शासन के लिए एक परिषद बनाई। इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस। इसके अलावा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रीनवेले मानसेले, ये 3 लोग थे जिन्होंने
जब सिख एम्पायर को मिलाया गया ब्रिटिश एम्पायर में, उसके बाद सिख एम्पायर को संभालने के लिए जो परिषद बनी, जो काउंसिल बनी, उसमें ये 3 लोग थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे आपके, सर हेनरी लॉरेंस। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट युद्ध ये भी है आपका चिलियावाला का वॉर, जो कि आपका 13 जनवरी 1849 को हुआ। इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे आपके लॉर्ड गव, वहीं शेर सिंह ये सिख सेना की तरफ से लड़ रहे थे। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला, और उस टाइम पर अगर हम बात करें कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। तो ये सारी चीजें थी सिख एम्पायर के बारे में जो हमने देख ली यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर का नाम आए हैदर अली, टीपू सुल्तान, ऐसा शायद ही कोई होगा जो जिसने इतिहास नहीं भी पढ़ा होगा तब भी उसने इन लोगों के नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है, अदम्य साहस का परिचय दिया था हैदर अली ने जब पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जिसकी वजह से अंग्रेज बुरी तरीके से हारे थे। अब यहाँ पर 1742 से शुरू करते, 1742 में वेंकट राय, इनके नेतृत्व में मैसूर सेना, इसने डिंडीगुल पर अधिकार कर लिया, उस पर विजय प्राप्त करी। इसके बाद वेंकट राय वहां पर शासन करने लगे, लेकिन हुआ क्या, वहां पर 18 पलायम थे। ये कुछ गांव से मिलाकर एक मतलब छोटा क्षेत्र होता है, इसमें कई सारे गांव को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसको क्या बोला गया, पलायम बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे 18 पलायम थे। अब ये सभी पलायम जो थे ये डिंडीगुल सेमाई के अधीन थे, और डिंडीगुल जो था वो उसकी राजधानी था। अब इन पलायम ने क्या बोला कि भैया हमें फ्री होना है, हमें आपके मतलब अंडर काम नहीं करना है। ये स्वतंत्र होना चाहते थे, और मतलब कोशिश कर रहे थे बार बार स्वतंत्र होने की, लेकिन वेंकट राय ने मतलब जो था इसको संभालने की कोशिश करी, लेकिन वेंकट राय संभाल नहीं पाए। इस बीच एक और को वहां पर भेजा गया ताकि स्थिति को संभाला जा सके, बट वो भी वहां पर फेल हो गए। फाइनली फिर जो था मैसूर के जो महाराजा थे उन्होंने भेजा किसको, हैदर अली को, और हैदर अली ने बहुत अच्छी तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। और यहाँ पर 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद हैदर अली जो थे ये मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार इसको भी स्टेब्लिश किया। यहाँ पर एक चीज जरूर देखने वाली है, अगर आपने अलग अलग साम्राज्य को पढ़ा है, अदरवाइज ये प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिएगा, काफी कुछ आपको समझने को मिलेगा। तो एक चीज देखिएगा कि जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना थोड़ा दिमाग लगाया, जिस भी शासक ने उसने इन्वेस्ट किया, वो काफी लॉन्ग टर्म तक फाइट करता रहा, और मतलब दूसरे जो उसके अपोनेंट थे उससे हमेशा जीतता रहा। तो वही चीज यहाँ पर हैदर अली ने भी करी। उसके बाद टीपू सुल्तान ने भी ये सारी चीजें करी थी। अच्छा, 1777 की बात करें तो हैदर अली ने मीर साहेब इनको जो था डिंडीगुल का गवर्नर अपॉइंट किया। इसके बाद बात करते हैं हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की, जो कि 1767 में स्टार्ट हुई और 69 तक चली। युद्ध में क्या कुछ बदलता रहा ये यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। स्टार्टिंग जब हुई तब उस टाइम पर अंग्रेज, निजाम और मराठा ये तीनों साथ थे, और हैदर अली के अगेंस्ट ये फाइट कर रहे थे। अब यहाँ पर हैदर अली धीरे धीरे अपने शासन को मतलब अपने साम्राज्य को एक्सपेंड कर रहे थे, जिस वजह से निजाम और मराठा दोनों ही खौफजदा थे। इनको ये लगता था कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि ये हमारे साम्राज्य को ही निगल जाए, इसलिए जाकर ये अंग्रेजों के साथ मिल गए, और अंग्रेजों ने भी इन्हें और अलग अलग तरीके के प्रलोभन दिए। ठीक है, अब स्टार्टिंग तो यहाँ पर हुई जिसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा ये हैदर अली के अगेंस्ट लड़ रहे थे, बट बाद में हैदर अली ने यहाँ पर अपना पूरा दिमाग लगाया, युद्ध रणनीति का यूज करा, और निजाम और मराठा को इनसे अलग कर दिया अंग्रेजों से। उसके बाद का तो फिर मतलब इजी था संभालना। उसके बाद हैदर अली ने जो था अंग्रेजों को यहाँ पर पछाड़ दिया। हैदर अली ने निजाम आसफ जहां सेकंड, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, आसफ जहां सेकंड, ये इनको बोला कि चलो ठीक है, हम आपको कुछ जो एरिया है, कुछ प्रदेश जो है वो आपको दे देंगे, ये प्रलोभन दिया और अपने साथ मिला लिया। मराठा उस समय कौन था, पेशवा माधवराव प्रथम, इनको कहा कि भैया हम आपको पैसा देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ, तो ये हैदर अली के साथ आ गए। अब जब ये दोनों लोग इनके साथ में आ गए तो उसके बाद हैदर अली ने सोचा कि चलो ठीक है, अब तो यहाँ पर हम संभाल ही लेंगे। लेकिन निजाम जो थे ये एक बार फिर से पलटी मार दी और वापस से अंग्रेजों के साथ मिल गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि स्टार्टिंग में अंग्रेज जो थे वो लीड कर रहे थे, तो निजाम ने सोचा यार हैदर अली तो हार जाएंगे, तो इनके साथ रहना घाटे का सौदा, ये जाकर अंग्रेजों के साथ मिल गए। लेकिन उसके बाद भी हैदर अली मराठा साथ में थे, और फाइनली इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई। और यहाँ पर एक संधि हुई, मद्रास की संधि, जो कि 4 अप्रैल 1769 में हुई, 1769 में। अब इसमें इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो हैदर अली इसमें जीते, और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था, उसका नाम था विरेलस्ट, ये अंग्रेज गवर्नर था।
इसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें, 1780 में ये स्टार्ट हुआ और 84 तक ये चला। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और कर्नल वेली की सेना को हरा दिया। यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कि ये जो कर्नाटक पर अधिक मतलब आक्रमण किया था हैदर अली ने, जुलाई 1780 में किया था। और यहाँ पर जो फाइट हुई थी वो कर्नल वेली की सेना के साथ में हुई थी, और उसके बाद अर्काट पर भी अधिकार कर लिया। इसी समय टीपू सुल्तान जो थे, इन्होंने हेक्टर मुनरो को पोलीपुर का एक मतलब जगह थी वहां पर हराया था। और इस ड्यूरेशन में जो अंग्रेज गवर्नर था वो कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद 1781 की बात करें तो आयरकूट, इसने हैदर अली को कौन कौन सी जगह पर हराया। यहाँ पर पोर्टोनोवा का युद्ध, ये 1 जुलाई 1781 में हुआ। यहाँ पर आयरकूट ने हैदर अली को हराया, कोल्लीलूर में हराया, इसके अलावा शोलिंगपुर में हराया। तो यहाँ पर 3 जगह जो है हैदर अली को हराया, किसने, आयरकूट ने। दिसंबर 1782 की बात करें तो यहाँ पर हैदर अली की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये युद्ध जो है वो भी समाप्त होता है मंगलौर की संधि के साथ में 1784 में। अब इसमें मतलब रिजल्ट की बात करें तो हैदर अली की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद संभालना थोड़ा सा टिपिकल हो गया और फाइनली इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें, 1790 में स्टार्ट हुआ, 92 तक ये चला। और इसमें एक संधि हुई जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से हम जानते हैं, मार्च 1792 में। ये जो संधि थी ये कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान इनके बीच में हुई थी। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने तुर्की की सहायता प्राप्त करने की भी कोशिश की थी। रिजल्ट क्या रहा, टीपू को लगभग आधा राज्य देना पड़ा और युद्ध में हार जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े। और संधि के तहत जब तक 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को नहीं मिलते तब तक टीपू सुल्तान के दोनों लड़के जो थे उनको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में रखा। इसके बाद आगे बात करते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की, जो कि आपका 1799 में हुआ। इसमें वेलेजली और स्टुअर्ट की सेना, इन दोनों के अगेंस्ट टीपू सुल्तान ने लड़ाई करी, लेकिन फाइनली टीपू सुल्तान की यहाँ पर डेथ हो गई। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और आपको याद रखनी है कि ये जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ इसमें टीपू सुल्तान की हार क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान कहें तो या फिर हम कहें इंडियंस की बात करें तो हम अपने मॉरल्स को जरूर मानते हैं। यहाँ पर क्या था कि भैया शाम का टाइम हो गया था, सूरज ढल चुका था, लड़ाई नहीं लड़नी थी। बट वेलेजली, ये तो अंग्रेज थे, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इन्होंने रात में ही धावा बोल दिया जिसकी वजह से ये हार हुई। परिणाम की बात करें तो मैसूर की गद्दी पर फाइनली कृष्णराज, ये अडियार वंश का एक लड़का था, बालक था, उसको बिठाया गया। कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम ये वो क्षेत्र थे जिनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सो ये जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था, इसके बाद जो वेलेजली थे इनको एक उपाधि से सम्मानित करा गया आयरलैंड का जो समाज था उसके द्वारा, और वो जो उपाधि थी वो थी आपकी मार्क्सवेस। इस उपाधि से जो है इनको सम्मानित करा गया। चलिए टीपू सुल्तान के बारे में कुछ देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी जो कैपिटल बनाई अपने साम्राज्य की, वो बनाई क्या, श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान ने एक जैकोबियन क्लब इसको स्टेब्लिश किया। टीपू सुल्तान ने शारदा देवी की जो मूर्ति थी उसको स्टेब्लिश करवाने के लिए, उसके निर्माण के लिए श्रृंगेरी मंदिर में दान भी दिया था। इन्होंने अपनी कैपिटल में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का एक प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष इसको भी लगाया था। इन्होंने विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कस्तुनतीनिया जो कि आज की डेट में इस्तांबुल है, इसके अलावा अफगानिस्तान, फ्रांस, ये और भी कई जगह थी जहां पर अपने दूत मंडल भेजे और वहां पर जो है अपने दूतावास जो थे उनको भी स्टेब्लिश करवाया। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर बेगम समरू की। तो बेगम समरू को समझें इससे पहले ये जाने कि इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम क्या था, वॉल्टर रेनहार्ड सांब्रे। अब ये कई रियासतों में ये मतलब सर्विस करते थे, उनको ये सेवाएं देते थे। और इन्होंने क्या करा था कि जाब्ता खां, ये सहारनपुर के रोहेला सरदार थे, इसको हराया था। और जिसके लिए नजब खां जो कि बंगाल का नवाब था उसने सरधना की जागीर इनको दी थी। अब इस तरीके से सरधना पर शासन करने का अधिकार किसको मिला, वॉल्टर रेनहर्ड सांब्रे को। और जब ये खत्म मतलब इनकी डेथ हो गई तो इनके बाद इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था बेगम समरू, जिन्होंने उस पूरी रियासत को संभाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेगम समरू का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मेरठ में एक चर्च है जिसको इन्होंने
बनवाया था, और काफ़ी ये मतलब फेमस चर्च है। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वॉर की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले पानीपत का जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसको देखते हैं। 14 जनवरी 1761 में ये हुई, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच में, या फिर हम कहें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और इसमें मराठा जो थे वो बुरी तरीके से हारे थे। और इसके बाद ही जैसे कि कहा जा रहा था उस समय कि जैसे धीरे धीरे जो मुगल थे वो डिक्लाइन कर रहे थे और मराठा जो थे वो शक्तिशाली हो रहे थे, और ऐसा अनुमान था कि एक दिन ये आएगा कि मराठा हिंदुस्तान पे शासन करेंगे। लेकिन इस पानीपत की लड़ाई के बाद ये चीज़ नेस्तनाबूद हो गई कि उसके बाद मराठा बहुत कमज़ोर पड़ गए और फिर दोबारा उठने की उनके अंदर ताकत थी नहीं। चलिए कुछ यहाँ पर ट्रीटी की बात करते हैं। इलाहाबाद की पहली संधि ये 12 अगस्त 1765 में हुई। ये अंग्रेज और शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी, जो कि मुगल बादशाह था। दूसरा इलाहाबाद की सेकंड संधि ये कब हुई आपकी? 16 अगस्त 1765 में। ये अंग्रेज और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, इसके बीच में हुई। सालबाई की संधि की बात करें 1782 में हुई, अंग्रेजों और मराठों के बीच में, और ये प्रथम एंग्लो मराठा वॉर का रिजल्ट थी। मतलब पहला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो खत्म ही इस संधि के साथ में हुआ, और इसमें जो है महादजी सिंधिया इन्होंने मध्यस्थता की थी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सवाई जयसिंह, ये आमेर के शासक थे। इन्होंने यूक्लिड के रेखागणित के जो तत्व थे उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कराया था। इसके अलावा इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। ये जो वेधशालाएं थी ये जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा यहाँ पर बनवाई थी, और ये पांचों जगह आपको एज इट इज याद रखनी है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। घटना चक्र में जो कुछ दिया हुआ है, चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में या फिर वो चैप्टर नोट्स की फॉर्म में, वो सब कुछ इसके अंदर कवर है। जैसा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया भी था, इसमें मात्र 2.5 पन्ने 2.5 पेजेस में हमने कवर अप कर दिया इस पर्टिकुलर चैप्टर को। बट अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे तो तकरीबन आपको 13-14 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। और इस तरीके से अगर आप देखो तो एक पर्टिकुलर चैप्टर को आप एक दिन में रिवाइज कर पाए, उसको अच्छे से याद कर पाए, वो भी टिपिकल हो जाएगा। बट यहाँ पर इन नोट्स के माध्यम से आप सारी चीज़ें अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री का पूरा समरी मिलेगा आपको घटना चक्र का, सो इसके लिए आपको मात्र 99 रुपये का पेमेंट करना होगा। जिसका जो कैसे आपको पेमेंट करना है, क्या कुछ करना है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 9027281376, इस नंबर पर आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, फीस इसका जस्ट 99 रुपीज रखा गया है। सो कोई भी ले सकता है, इतना तो हर कोई पे कर ही सकता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।